हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी के क्वेश्चंस का रहेगा। और ये क्वेश्चंस बड़े शानदार रहेंगे और आपका जो निकटतम एग्जाम है उसके लिए बड़े ही हेल्पफुल ये क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करता रहे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका मतलब जो आपकी स्टडी होती है, ठीक है जी, किसकी स्टडी करनी है आपको? इसकी जनसंख्या की। ठीक है जी। तो जनसंख्या स्टडी क्या कहलाती है? जियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। ध्यान रखना, जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या होता है? डेमोग्राफी। ध्यान रखना, जहाँ स्टडी होती है वहाँ अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं रिसर्च किया जाता है। दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है स्टडी और एक होता है कल्चर। ध्यान रखें, कल्चर में आपका पालन होता है और दोस्तों स्टडी में आपका अध्ययन होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो हम यहाँ आपसे कह रहे हैं कौन सा? आपसे जनसंख्या का अध्ययन, तो वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने करी है भाई साहब? आपका किसने करी है? जेनर ने की है, डार्विन ने की है, लिस्टर ने की है या पास्चर ने की है? तो रेबीज के टीके की जो खोज की है वो सभी को पता है सर, किसने की है? पास्चर ने की है। किसने की है? लुईस पास्चर जिसको बोलते हैं। लुईस पास्चर जो हैं, लुईस पास्चर ने किसकी खोज करी है? आपके रेबीज के टीके की खोज की है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपका जो आपका कौन सा है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक जो है उस सर्जरी का जनक जो है वो कौन है? लिस्टर है, हार्वे है, पास्चर है या फिर जेनर है? तो भाई ऑप्शन लिस्टर, हार्वे, पास्चर और जेनर। तो ध्यान रखना, आधुनिक आपके एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है वो कहे जाते हैं कौन? लिस्टर कहे जाते हैं। दोस्त क्या कहे जाते हैं? लिस्टर कहे जाते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जिसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, इसका मतलब ये है आपका जेनेटिक्स। क्या है जी? जेनेटिक्स। इसका मतलब कह रहा है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाएगा? ऑप्शन ए कॉरेंस, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी मेंडल। जल्दी से फटाक से इसका आंसर दे दिए भाई। अभी बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका मतलब नामकरण करने वाले हम अनुवांशिकी का के जो पितामह हैं वो हैं आपके वॉटसन। कौन है? ये हैं वॉटसन। ठीक है जी। वॉटसन ने 1905 में इसके बारे में नामकरण किया था, अनुवांशिकी का। ठीक है जी। अनुवांशिकी का नामकरण किया, या हम कह सकते हैं जेनेटिक्स का नामकरण। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। 1905 में वाटसन ने अनुवांशिकी का नामकरण किया। अच्छा, मेंडल जो है ना, ये आपके जॉन ग्रेगर मेंडल हैं, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो वो तो हैं आपके जॉन ग्रेगर मेंडल, परंतु नामकरण करने वाले थे जेनेटिक्स के, अनुवांशिकता शब्द के, वो हैं आपके वॉटसन। दो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? हुई इज इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका ब्लड ग्रुप। क्या जी? ब्लड ग्रुप के जो खोज करता है वो कौन है? तो ध्यान रखना, वो लैंड स्टीनर हैं, लुईस पास्चर हैं, रॉबर्ट कोच हैं, इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर दे दिए सभी बच्चे जल्दी से। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो आपका होगा कॉर्ल लैंड स्टीनर। पूरा नाम इसका क्या है? कॉर्ल लैंड स्टीनर है, जो आपके रक्त वर्ग समूह कह सकते हैं या फिर ब्लड ग्रुप आप कह सकते हैं। देखिए यहीं पर आपसे पूछने लगे एंटीजन। एंटीजन जो होते हैं भाई साहब वो होते हैं दो, ए और बी। ठीक है जी। एंटीजन और एक होते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन के खोजकर्ता भी कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर ही है। लुईस पास्चर जो हैं ये पास्चराइजेशन के खोजकर्ता हैं। और रॉबर्ट कोच हैं, ये आपके हैं टीबी के खोजकर्ता। टीबी होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, उसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट कोच। ठीक है जी, टीबी पर आता है कोच, रॉबर्ट कोच। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? प्रतिस्थापन का हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दोस्तों क्या चीज? ट्रांसप्लांट। क्या कह सकते हैं? ट्रांसप्लांट हम कह सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फिट करना, है ना, तो वो ट्रांसप्लांट है। हृदय का पहला जो ट्रांसप्लांट था वो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लुईस पास्चर थे, डॉक्टर विलियम हॉर्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जल्दी से फटाक से इसका आंसर बताइए। ए होगा, बी, सी या डी? जल्दी से दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये जो व्यक्ति थे ये साउथ अफ्रीका से थे। कहाँ से थे? साउथ अफ्रीका से एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किया या ट्रांसप्लांट हार्ट का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में लगाया था। ये तो था साउथ अफ्रीका से। यदि मैं एक इंडियन की बात करूं, इंडियन एक व्यक्ति था जिसने पहला ट्रांसप्लांट किया था, उसका नाम था वी वेणुगोपाल। क्या था? वेणुगोपाल। ठीक है जी। और ये कहाँ से था भाई साहब, इसने कहाँ पर किया था? इन्होंने किया था आपका एम्स के अंदर। इसके अंदर किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स के अंदर दिल्ली के अंदर जो किया था, तो इन्होंने सबसे पहले इसका किया था, ट्रांसप्लांट किया था हृदय का। ये भारतीय व्यक्ति थे वी वेणुगोपाल। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, एम्स के अंदर किया था इन्होंने, साउथ अफ्रीका में किया था, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग के या किस रोग से जुड़े हैं? जो एडवर्ड जेनर है वो किससे जुड़े हैं? लकवा से, ऑप्शन बी ज्वर से, ऑप्शन सी शिशु टीका से, या फिर चेचक से। जल्दी से बताइए, लकवा होगा, ज्वर बीमार होगा, बुखार होगा, या विशु टीका से होगा, या फिर चेचक से होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा। तो एडवर्ड जेनर जो है वो संबंधित है किसके? चेचक से। किससे हैं भाई साहब? चेचक से हैं। इंडिया के अंदर ये बीमारी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो आपका चेचक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था अरस्तु के द्वारा, डार्विन, पाश्चर या मेंडल? जल्दी से बता दीजिए। तो ये किया था दोस्तों डार्विन के माध्यम से। किससे किया था? डार्विन। देखिए, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। और पाश्चर को पाश्चराइजेशन या पाश्चीकरण, पाश्चीकरण का पितामह कहा जाता है। और जो अरस्तु है इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी। जीव विज्ञान या विज्ञान का जो पितामह है जीव विज्ञान का, वो कौन? अरस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेमन ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, या मेयर ने? जल्दी से बता दीजिए, मेमन, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या मेयर? देखिए हिस्टोलॉजी, ये हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी, ये दोस्तों हिस्टोलॉजी स्टडी होती है टिश्यू का होता है। इसका होता है टिश्यू, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक जो होता है उसको हम हिस्टोलॉजी या फिर हम टिश्यू कहते हैं। और इसका अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी होता है, क्योंकि आपको पता है सेल जो होते हैं, सेल से मिलकर आपका टिश्यू बनता है दोस्तों। और टिश्यू से मिलकर आपका क्या बनता है? बॉडी का कोई भी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन बनेगा। और बॉडी ऑर्गन से आपका क्या बनता है? होल बॉडी या संपूर्ण शरीर बनता है। ठीक है जी, ये बात आपको पता होगा। तो इसका मतलब इस टिश्यू के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो टिश्यू होता है, इसकी हिस्टोलॉजी है, इसका जो शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था हिस्टोलॉजी शब्द का, वो किया था मेयर ने। इसने किया था दोस्तों? मेयर ने। रॉबर्ट हुक हैं, इसको फादर ऑफ सेल हम कह सकते हैं, या हम कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के कोशिका के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है दोस्तों? कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है जी, ध्यान रखें। और यदि लिविंग सेल के आपसे पूछने लगे, लिविंग सेल के किससे पूछने लगे दोस्तों? यदि आपसे लिविंग सेल के बारे में पूछने लगे, तो लिविंग सेल के जो होते हैं, मतलब सजीव कोशिका के जो खोजकर्ता हैं लिविंग सेल के, वो हैं वॉनेन वॉलेन ल्यूवेनहॉक। ध्यान रखेंगे, वॉनेन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवित कोशिका खोजकर्ता कहा जाता है। और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, कोशिका खोजकर्ता कौन है? वो है भाई साहब आपका रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब? 1665 में कोशिका की खोज करी थी, जिसमें कॉर्क की छाल पड़ रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर समझ में आ गया क्या है? इसका आंसर है मेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऐसे कैसे टिश्यू होते हैं, कि टिश्यू ऐसे कैसे होते हैं जो आपकी इसका शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करेंगे? एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं। हम कह सकते हैं भाई साहब आपका मसल्स, मसल्स टिश्यू होते हैं। ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ये होते हैं बेटा एपिथेलियम। तो आंसर इसका क्या होगा? एपिथेलियम इंग्लिश में लिखा हुआ है। एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ये शरीर में क्या करते हैं? सुरक्षा का काम करते हैं। टिश्यू जो होते हैं, इसका मतलब आपका जो स्किन बनी हुई है इसमें भी क्या होता है? टिश्यू होते हैं लोग। ठीक है जी। और कनेक्टिव टिश्यू होता है, इससे बना होता है आपका ब्लड।
ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है दोस्तों, ये किससे बना होता है? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का ही एक एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता देता है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऊतक होगा जो घाव भरने में सहायता देता है? तो तंत्रिका ऊतक होता है, एपिथेलियम ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक। इसका आंसर सीधा क्या होता है? एपिथेलियम ऊतक ही होता है। जब आपको कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसको भरने का जो काम करता है वो एपिथेलियम करता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देने का काम करेगा और हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसी क्लास लाते रहेंगे। यदि आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको 9992619864 पर अपना कोर्स का नाम, ठीक है जी, आपको कोर्स का नाम लिख करके भेजना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, ध्यान रखना। और आपको यदि चैनल से जुड़ना है तो एम के साइंस क्लासेस आपको चलना है, एम के साइंस क्लासेस, ठीक है जी, एम के साइंस क्लासेस डालना है आपको। और यही आपका टेलीग्राम चैनल भी रहेगा, ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल भी यही है और यूट्यूब चैनल भी यही, ठीक है जी दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? मतलब शरीर को हीट रखने का काम कौन करता है? इसका मतलब सर्दियों का समय है तो जो आपको शरीर को गर्म रख रहा है वो कौन होगा? तो क्या होगा? वसा में ऊतक होगा। इसका मतलब जो फैटी टिश्यू होगा, रोम होंगे, जो रोम्स होते हैं शरीर पर, छिद्र होते हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, फैट ग्लैंड्स होती हैं, संयोजी ऊतक जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ध्यान रखना, शरीर को गर्म जो रखेगा भाई साहब वो आपका टिश्यू रखेगा। इसका मतलब वसा में फैटी टिश्यू जो होगा क्या होगा? तो मेरे भाइयों फैटी एसिड होगा, सॉरी फैटी टिश्यू जो होगा क्या होगा? जो फैटी टिश्यू होगा वो आपके शरीर को क्या करने का काम करेगा? फैटी टिश्यू जो होगा आपके शरीर को गर्म रखने का काम करेगा। श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इससे क्या निकलता है? पसीना निकलता है, ठीक है जी, पसीना निकलेगा। और पसीना निकलेगा प्लस में करती भी क्या है? ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का भी काम करती है। जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है ना, पसीना, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है, पसीने वाली ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है जी। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, जो पसीना होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करेगा। और इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू जो होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मेरे दोस्तों, इस कनेक्टिव टिश्यू में आपका कौन आएगा? ये आता है आपका ब्लड। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? जो आपके न्यूरॉन टिश्यू होते हैं उसकी इकाई क्या है? न्यूरॉन है, मतलब कि हम कह सकते हैं उसकी छोटी इकाई क्या है, एक प्रकार से, है ना। जो आपकी न्यूरॉन होती हैं उसकी न्यूरॉन की छोटी इकाई, न्यूरॉन की छोटी इकाई। अब न्यूरॉन कौन सी क्या है? न्यूरॉन टिश्यू। हाँ, अब ये तो यही आंसर आ रहा है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू होता है उसकी छोटी इकाई क्या होती है? तो सीधा आंसर क्या होता है? न्यूरॉन। अब रिलेशन ही आ रहा है सीधा सीधा, न्यूरॉन्स होते हैं। क्योंकि ब्रेन की जो छोटी इकाई होती है ना, ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं, ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट, ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा, वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है दोस्तों? न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई होती है, मिलियंस न्यूरॉन्स होती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है जी। और तंत्रिका जो होती है न्यूरॉन, ये सबसे बड़ी, न्यूरॉन जो होता है ना दोस्तों, ये न्यूरॉन सबसे सबसे लंबी, लेंथी, सबसे लंबी एक एक कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका भी होती है आपकी न्यूरॉन शरीर के अंदर, ठीक है जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? मतलब कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो संवेदना होती है, वो एक भाग से और दूसरे भाग तक कैसे जाएंगी, किसके माध्यम से जाएंगी? तो देखिए भाई साहब कैसे जाएंगी। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक से, दूसरा पेशी ऊतक से, एपिथेलियम ऊतक से, या तंत्रिका ऊतक से। तो इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम ब्रेन का, ब्रेन में क्या होती है? न्यूरॉन्स। ध्यान रखना, सीधा आंसर क्या होता है? कौन सा होगा? तंत्रिका ऊतक, ठीक है। न्यूरॉन जो टिश्यू होते हैं ये क्या संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती है। जैसे मान के चलो आपके पैर में कोई चींटी काट जाती है तो वहां से इन्फॉर्मेशन सीधा किसके लिए आई? ब्रेन। यहाँ पर जो लाने और ले जाने का जो काम करे इन्फॉर्मेशन को कौन सी है? न्यूरॉन होती है भाई, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? भाई साहब ऊंट के ऊपर एक कुबड़ सा होता है दोस्तों, है ना, और ये फैट का बना होता है, फैटी फैट होता है भाई। तो ध्यान रखना, इसमें आंसर देख लीजिए, वसामू ऊतक का होगा, कंकाली ऊतक का होगा, उपास्थि ऊतक का होगा, पेशी ऊतक का होगा, ध्यान रखना। तो जो ऊंट का कुबड़ होता है ये किसका? फैटी होता है। कैसा होता है? फैटी टिश्यू, फैट होता है इसके अंदर, ये फैटी होता है। ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, लगभग 7 दिनों तक ये बगैर पानी के रह सकता है, ठीक है जी। कंकाली ऊतक नहीं ना, कौन सा होता है? ए आंसर। अगला देखिए 16 क्वेश्चन है, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण आता है? भाई साहब फैटी होते जा रहे हो यार, कहते नहीं मोटापा आ रहा है, तो फैटी है, फसा वसा। तो देख लीजिए भाई इसमें कहाँ है?
शर्करा से भाई साहब, शर्करा खाओगे तो आप क्या मोटे हो जाओगे? नहीं, सुक्रोज नहीं भाई साहब, ग्लूकोज नहीं, तो क्या होगा? वसा, फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू। आप फैटी टिश्यू आप ज्यादा मात्रा में होता है शरीर में तो क्या है? मोटा इंसान हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दीजिए, C6H12O6। जल्दी से ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? इनमें से कौन सा टिश्यू का एक एग्जाम्पल है? कौन सा ऊतक है? तो भाई साहब, रक्त होता है, अमाशय होता है, यकृत होता है, मस्तिष्क होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होते भाई दोस्तों। इसका आंसर सीधा क्या होता है? रक्त। ये कैसा होता है भाई साहब? अभी मैं कई कई बार आपको बता रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू है ये। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। रक्त जो होता है कनेक्टिव, तरल संयोजी ऊतक होता है आपका रक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, या पेशी ऊतक में, या फिर आपका इसमें रुधिर ऊतक में? जल्दी से आंसर बता दीजिए, मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिए इसके दोस्तों, जल्दी से फटाफट। कल क्वेश्चन आप भी बता दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। भाई आपके कोई भी लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं, और भाई आपके फेफड़ों को एक ढकने वाला आवरण होता है, ठीक है जी। और बाहर से जो ढक कर रखेगा वो कौन सा आवरण होता है? तो भाई साहब, ये आपका फेफड़ा है, लंग्स है, ठीक है। जो ऊपर से ढक कर रखती है वो कौन सी लेयर होती है? उसको बोलते हैं पैराकार्डियम। नहीं जी, पैराकार्डियम तो आपके हार्ट के ऊपर होती है। थ्रोसा नहीं होती, पेरिटोरियम नहीं होती। कौन सा होता है? प्लूरा। कौन सी होती है? प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन होती है। ये चार तरफ से कवर करने का काम करती है। किसको? लंग्स को चारों ओर से, मतलब बाहर से कवर करने का काम जो करती है वो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत का शिखर किसका बना होता है? भाई साहब, आपका कोई भी टीथ है, ठीक है जी, टीथ जो बना होता है आपका, वो उसके ऊपर एक लेयर होती है ऊपर, है ना, ऊपर जो उसको ढक के रखती है ऐसे, तो ध्यान रखना, ऊपर जो कवर करके रखेगी लेयर का क्या नाम होता है? ओपासिटी होता है, काइटिन होता है, इनामल होता है, डेंटिन होता है? नहीं, ऐसा कौन सा होता है? इनामल होता है। कौन सा होता है? आप इसको एनामल बोल सकते हैं, ठीक है, इनामल बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, एनामल होता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है, शरीर का सबसे सबसे कठोर भाग, शरीर का भी कह सकता है दोस्तों, या कह सकता है दांत का कठोर भाग, दांत का सबसे कठोर भाग। जब पेपर में ये ना दे रखा हो तो फिर आपको लगाना, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो होता है जबड़ा। क्या होता है दोस्तों? जबड़ा, जौ जो होता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभि रज्जु है, प्रोट संयोजी ऊतक है, भूर्णी ऊतक है, रेशेदार ऊतक है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, भूर्णी ऊतक है, रेशेदार ऊतक है, तो इसका आंसर जो होगा भाई साहब, प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है, जो आपका नाभि रज्जु होता है। ये कैसा होता है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? भाई किसी भी जीवित शरीर के अंदर कोशिका और टिश्यू मर जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिलिया, न्यूप्लेसिया, या नेफ्रोसिस। तो ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है भाई साहब। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, अनुवांशिक इकाई क्या है? अनुवांशिक इकाई क्या होती है? क्रोमोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, जीन होता है, राइबोसोम होता है। देखिए, हम ये कह सकते हैं अनुवांशिकी की स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है अनुवांशिकी, जेनेटिक की, जेनेटिक की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है जीन। क्या होती है दोस्तों? जीन होती है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिक इकाई क्या होती है किसकी? अनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन। क्या होती है दोस्तों? जीन होती है दोस्तों। अच्छा, आपसे जीन के खोजकर्ता कहें, देखिए, फादर हम कहें या नामकरण हम कहें? नामकरण। देखो, जीन शब्द का नामकरण जो किया था वो तो किया था जोहन सेन ने किया था, जोहन सेन, 1909 में। परंतु फादर तो आपके मेंडल ही लगे जाएंगे भाई साहब। मेंडल को कहा जाता है, इन्होंने रिसर्च किया था 1822 से लेकर 1884 के मध्य में। तो फादर जो कह जाएंगे जीन के, मेंडल ही कह जाएंगे, परंतु नामकरण करने वाले जो हैं, जिन्होंने नामकरण किया था वो जॉनसन है, और जिन्होंने किया था 1909 में, ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम को गुणसूत्र बोलते हैं, और गुणसूत्र की जो संख्या होती है मनुष्य में वो होती है 46, और पेयर में होते हैं 23, जोड़ा 23 होते हैं, संख्या होती है 46। एक जोड़े में दो होते हैं, 23 दूनी 46। लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली है, आत्महत्या की थैली। किसकी आत्महत्या की थैली है दोस्तों? ये होती है कोशिका की,
सेल जो होती है, सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है जी। राइबोसोम होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाएगा, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है। जीन अवस्थित होते हैं, जीन किसमें नहीं होते हैं भाई साहब? गुणसूत्रों में है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। कौन सा होगा बेटा? गुणसूत्र। कौन सा होगा? तुम बोलते हैं क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर जीन अवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जीन अवस्थित होते हैं क्रोमोसोम में। जीन है, जीन क्या है बच्चा? आरएनए का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, यकृत का एक भाग है। यकृत का तो होगा नहीं ना, आरएनए का होगा। इनमें से देखिए, डीएनए का एक भाग है या क्रोमोसोम का एक भाग है। तो ध्यान रखना, जीन जो होता है एक डीएनए का भाग है। आपने देखा है कि स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है ये आपका डीएनए है, जिसको हम बोलते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो संरचना होती है, ये होती है डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स को बोले हैं द्विकुंडलित। क्या बोला जाता है? द्विकुंडलित। ये द्विकुंडलित होता है, एक कुंडली ऐसे जा रही है, एक इसको काट रही है। इस पर ही छोटे छोटे क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं मेरे भाइयों। क्या हो जाता है? इस पर छोटे छोटे क्या होते हैं? इस पर ही छोटे छोटे जीन होते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखें। तो डीएनए का भाग है क्या? जीन। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक कौन है? जीन का वर्तमान नाम किसने दिया था? कौन सा एक वैज्ञानिक है? अभी मैं आपको बता रहा था, जॉनसन। कौन है? जॉनसन। 1909 में जीन शब्द का नामकरण किया था भाई साहब। मेंडल को फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है जी, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। मटर के मटर के पौधे पर मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। 7 विशेषताओं का वर्णन करने वाले थे इनके बारे में। ठीक है जी। मटर के पौधे का नाम होता है पीसम सैटिवम। क्या नाम होता है? पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम नाम होता है मटर के पौधे का रासायनिक नाम। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। सेल के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक जो पदार्थ है वो क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए, आरएनए। भाई साहब, अनुवांशिकी आ रहा है, जेनेटिक आ रहा है, तो ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट, ना आरएनए, सीधा सीधा कौन है? डीएनए। कौन होता है? डीएनए डीऑक्सी, अभी बार बार लिख पा रहा हूँ, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके खोजकर्ता मैं आपको बता देता हूँ। इनके खोजकर्ता है वॉटसन एंड क्रिक। कौन है? वॉटसन और क्रिक किसके खोजकर्ता कहे जाते हैं दोस्तों? ये डीएनए के हैं। और आरएनए के आपसे पूछने लगे तो वॉटसन है, प्लस में ऑर्थर अर्ग। क्या नाम है इनके? जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है ऑर्थर अर्ग। ध्यान रखें, डीएनए खोज करता है वॉटसन और क्रिक, और आरएनए खोज करता है वॉटसन और ऑर्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? किसने दिया है भाई साहब? वॉटसन और क्रिक ने दिया। सीधी सीधा आंसर होगा डीएनए का। ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है भाई साहब? जीवाणु के खोजकर्ता। जीवाणु के खोजकर्ता, या फादर हम कह सकते हैं। जीवाणु को बोलते हैं दोस्तों बैक्टीरिया। यदि हम बैक्टीरिया के फादर की बात करें, बैक्टीरिया के खोजकर्ता की बात करें, तो ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जॉन ई सॉल्क थे, जॉन ई सॉल्क। जॉन ई सॉल्क। और जॉन ई सॉल्क है भाई साहब, ये है खोजकर्ता पोलियो के। जॉन ई सॉल्क को पोलियो के खोजकर्ता कहा जाता है। जॉन ई सॉल्क को पोलियो के खोजकर्ता कहा जाता है, जॉन ई सॉल्क। ठीक है जी। और जॉन डॉल्टन आप बता दीजिए, जॉन डॉल्टन किसके खोज करता है? जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन है भाई साहब परमाणु के। परमाणु को बोले एटम। परमाणु को जो खोज करता है वो कौन है दोस्तों? जॉन डॉल्टन है। ठीक है जी दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार। 29, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? है ना, किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा रक्त द्वारा तो नहीं होगा ना, हार्मोन द्वारा। वो कौन सा होता है? गुणसूत्र द्वारा। क्या होता है? माता पिता के गुण उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक है जी दोस्तों। हाँ, क्रोमोसोम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो ऐसा क्या ऐसा गुण होता है कि माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? अनुवंश की विभिन्नता, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक जो फैक्टर होता है उसका पूरा रीजन होता है। वातावरण की भिन्नता, भाई साहब एनवायरमेंट जो डिफरेंट होता है, चेंजमेंट होती है, उसके कारण भी होता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, जब भी इंसान या होता है चेंजमेंट होता है। ठीक है, एक इंसान, एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, एक पिता के 2 बच्चे होते हैं। एक अच्छी संगत में तो एक बुरी संगत में होता है, तो अच्छा वाला अच्छा इंसान एक टीचर बनता है, एक
है ना। एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। एक चोर के घर में चला जाता है तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, ये काम करेगा। एक ही माँ के बच्चे होते हैं तो उसके वातावरण पर भी डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित, भाई द्विगुणित बता दीजिए। तो द्विगुणित का मतलब ये क्या कह रहा है, उसका मतलब ये आपको क्या पेयर पूछ रहा है। पेयर मतलब जोड़ा। क्या पूछ रहा है, कितने पेयर होते हैं? तो ध्यान रखना 23 पेयर होते हैं, एक पेयर में दो होते हैं, तो 23 दूनी 46। टोटल नंबर जो होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम को भैया गुणसूत्र बोलते हैं, ध्यान रखना गुणसूत्र। गुणसूत्र की मनुष्य में कुल संख्या कर बात करूं तो 46, और टोटल जो आपका पेयर होता है, जोड़े होते हैं, वो होते हैं 23। तो आंसर क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए हो जाता है। ठीक है जी। चलिए आपसे पूछने लगे मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अभी मैं बता रहा हूँ भाई साहब कितना होता है दोस्तों, 46 होता है, 46। कितना होता है, 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का पैदा होगा जब, कब होगा भाई? बच्चे में एक्स एक्स वाई या फिर गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, और बच्चे में एक्स या वाई वाई गुणसूत्र हो। ध्यान रखना, एक मेल होगा, मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, और फीमेल में जो होते हैं वो गुणसूत्र वो होते हैं दोस्तों, सभी को पता होगा, वो होता है एक्स एक्स। जब एक्स से एक्स मिलता है तो एक्स एक्स मिलने से लड़की पैदा होती है। ठीक है जी। और जब वाई और एक्स मिलेगा तो भाई एक्स वाई से मिलने से क्या पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। तो ध्यान रखना भाई साहब, लड़का पैदा होने के लिए कौन सा होगा, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है जी। तो ध्यान रखना लड़का में कौन सा एक्स वाई। अगला देखिए, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? इसका मतलब होता है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर। ठीक है जी, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है जेंडर के लिए, लिंग के लिए, इसका मतलब मेल या फीमेल के लिए। ठीक है, तो कौन सा होता है, वो पिता रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि इसके अंदर दो होते हैं, एक्स और वाई, क्योंकि फीमेल में तो एक्स एक्स ही होते हैं दोनों, तो ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, तो कौन होते हैं भाई साहब, आपके पिता ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लिंग निर्धारण के लिए, जेंडर के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से एक जेनेटिक्स रोग है ना। जेनेटिक्स हम कह सकते हैं, जेनेटिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, लुकेमिया नहीं है, क्षय रोग नहीं है, तो कौन सा, वर्णांधता जिसको हम बोलते हैं, कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस। इसमें लाल और हरा रंग पहचानने पहचानने में समस्या होगी। लाल और हरा रंग पहचानने में समस्या होती है, वही वो कौन सी होती है, कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस में होती है। इसके जो जिसकी वाहक जो होती है, वाहक इसका मतलब ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने वाली जो होती हैं, वो होती है फीमेल। कौन होती है दोस्तों, फीमेल के द्वारा लाया जाता है। और जो इससे अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड मतलब प्रभावित होगा, जो ग्रसित होगा इस रोग से, वो होते हैं मेल। ज्यादातर ये रोग होता है मेल को, और लेकर जो आती है वो कौन लेकर आते हैं दोस्तों, फीमेल लेकर आते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो वर्णांधता जिसको कलर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन जो बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, उसमें क्या होगा भाई साहब, उसको जो लाल रंग है कैसा दिखाई देगा, नीला, बैंगनी, हरा, पीला। तो ध्यान रखना उल्टा होता है, तो कौन सा, लाल को कैसा कलर दिखाई देगा, वो लाल रंग को कैसे दिखाई देगा, लाल रंग हरा रंग दिखाई देगा। ठीक है जी। वर्णांत बीमारी में जेनेटिक बीमारी है भाई। चलिए, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, मतलब वर्णांध है कोई, कलर कलर विजन वाला व्यक्ति है, और एक नॉर्मल महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में, या फिर पुत्रियों में। तो ध्यान रखना भाई साहब, ये एक पीढ़ी छोड़ के एक होता है, तो पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। ठीक है, ये कौन से, वर्णांधता बीमारी जो होती है। तो ध्यान रखना, यदि आपके ये बीमारी नाना को रही होगी तो आपको होने की संभावना है। ध्यान रखना, ये बात होती है इसमें, एक पीढ़ी को छोड़ कर चलती है। ठीक है, शायद आपके नाना के जो बच्चे हैं, आपके जो मामा हैं, उनको ना हुई हो, परंतु हो सकता है आपके मम्मी के द्वारा वो बीमारी लाई गई आपके परिवार में, और आपकी सिस्टर को ना हुई, किसको हो गई, आपको हो गई। ये चीज होती है। पर ऐसा होता है जो आपकी सिस्टर होती है, अब सिस्टर को बीमारी नहीं है, परंतु हो सकता है आपके सिस्टर के बच्चों को हो सकती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, आइंस्टीन ने? तो ध्यान रखना, वो किसने समझाया था, डार्विन ने। देखिए बेटा, ये न्यूटन जो है, इन्होंने तीन लॉज दिए थे, तीन नियम दिए थे। और तीन नियम किस पे दिए थे, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं गति के नियम। किस पर दिए थे, गति के नियम दिए थे भाई साहब इन्होंने, न्यूटन ने। तीन लॉज दिए थे, पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और थर्ड जो था एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। न्यूटन को फादर भी कहा जाता है फिजिक्स का, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था
प्रिंसिपिया। क्या नाम था इनकी बुक का? नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा, जैव विकास के सर्वप्रथम कौन है? और आइंस्टाइन है, इसको भी फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। चलिए, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? लेमार्क ने, मेंडल ने, या फिर डार्विन ने? जल्दी से आंसर बता दिए। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? ये किसने किया था भाई साहब? आपके किसने किया था? आपके डार्विन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंग होते हैं रचना में समान, रचना और कार्य दोनों में समान, रचना में असमान, या कार्य में समान? तो ध्यान रखना, जो समजात अंग होते हैं वो होते हैं रचना में असमान होते हैं। ठीक है जी, रचना में असमान होंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई है पहाड़ों पर, वायु में, जल में, भूमि में? सभी को पता होगा जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से? पहाड़ों से नहीं हुई है, वायु से नहीं हुई है, भूमि से नहीं हुई है, किससे हुई है? जल से हुई है, वाटर से हुई है। वहां में उसमें क्या होगा? कुछ कोई शैवाल वगैरह पैदा हुए होंगे, उसके बाद उसको कुछ बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, मछली बनी है, मगरमच्छ बना, डायनासोर बना, ऐसे जो है प्रजाति चलती है। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से हुई है। आगे देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। भाई ये मनुष्य की तरह ही जिसका विकास हुआ है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो मनुष्य की तरह लगता है या बड़ा है जिससे? मनुष्य का विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, हिरन नहीं है, गाय नहीं है, बाघ नहीं, बंदर। सही बात है, तो बंदर है। मनुष्य पहले ही क्या था? बंदर था भाई साहब। ये तो सभी को नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बंदर ही था पहले इंसान। आज इंसान ने सुधार कर लिया अपने अंदर। अगला देखिए, 43 उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हेक्सले ने, डी ब्रिज ने, लेमार्क ने, डार्विन ने? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किसने किया था? डी ब्रिज ने। किसने किया था दोस्तों? डी ब्रिज ने किया है दोस्तों। किसने किया है? डी ब्रिज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में, एनिलिडा में, या पेरिफेरा में? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मलेरिया परजीवी है तो प्रोटोजोआ है। कौन सा है? प्रोटोजोआ। अमीबा भी और मलेरिया परजीवी को प्रोटोजोआ। आपको पता होगा प्रोटोजोअल डिसीज होती है, शायद आपको पता होगा। लॉजिक होता है, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। ये सारी जो आपका लॉजिक बन जाएगा, इसमें आपका पायरिया हो गया है, कालाजार हो गया, पेचिस हो गया, सोने की बीमारी होती है। ये सारी किससे होती है भाई साहब? आपकी प्रोटोजोअल डिसीज। ठीक है जी। आगे देखिए, चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? पैरामीशियम है, जियोडर्मिया है, ट्रेपनोसोमा है, अबीमा है? तो ध्यान रखना, चप्पल की आकृति का जो होता है वो आपका पैरामीशियम होता है। क्या होता है दोस्तों? पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल की आकृति का होता है। अगर ट्रेपनोसोमा एक बीमारी भी होती है, सीसी नाम की मक्खी से होती है। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का सबसे फेमस जो अंग है या फिर जो चलता है वो फेमस अंग क्या होता है? इसके कुछ कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। ध्यान रखें, आगे आगे ऐसे निकले होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना। सीलिया होता है, टेंटिकल्स होते हैं, कूटपाद होते हैं, फ्लैजिला होता है। तो क्या होता है? कूटपाद जो होते हैं। ठीक है जी, ये सबसे क्या है? प्रचलन अंग होते हैं। इसी के माध्यम से खाना आता है, इसको ऐसे बंद कर लेता है, खाना अंदर चले जाता है, फिर ये क्या होता है? बंद हो जाता है। इसको फिर लोग फिर द्वारा से खुलने लगता है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला जार, काला जार जो उत्पन्न होगा ये किससे होगा? ये ट्रेपेनोसोमा से होगा, ट्राइकोमोनास से होगा, एंड अमीबा से होगा, या लिस्मेनिया से होगा? तो काला जार है, वैसे तो ये क्या है भाई? एक प्रोटोजोआ है। तो ध्यान रखना, ये किससे होगा? लिस्मेनिया से। कौन सा प्रोटोजोआ का नाम है? लिस्मेनिया। काला जार बीमारी होती है, इसमें क्या होता है? लिस्मेनिया से होगा भाई साहब। प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया। अगला देखिए, निद्रा रोग पैदा करता है ट्राइकोमोनास, ट्रेपनोसोमा, लिस्मेनिया? इनमें से कोई नहीं। तो निद्रा जो रोग होता है ये पैदा करता है ट्रेपनोसोमा, और ये फैलता है एक सीसी नाम की मक्खी होती है। क्या होती है? सीसी नाम की एक मक्खी होती है, सीसी नामक मक्खी होती है, इससे फैलता है, निद्रा रोग आती है। ठीक है जी, ध्यान रखना। ट्रेपनोसोमा, निद्रा रोग किससे फैलता है? पैदा होता है ट्रेपनोसोमा। अगला है, कीटों में कितने जोड़ी टांगे होते हैं? तो कीटों में जो जोड़ी टांग होते हैं, तो ध्यान रखना भाई साहब, कीटों में जो टांग होते हैं भाई साहब वो कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी। कितने होते हैं? 3 जोड़ी टांगे होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी टांगे होती है दोस्तों, ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में आपने देखा होगा, जब मच्छर खून पी लेता है, ब्लड जो उसके अंदर आ जाता है, तो उसकी पीठ सी होती है वो रेड रेड सी दिखती है। तो भाई किसका खून पीता है वो, जिससे उसकी ये संरचना बन जाती है? पौधों में तो खून कहाँ होता है भाई साहब? तिल चट्टे का तो पी गया, क्या कैचू में क्या है? तो इसका मतलब होगा स्तनपायी, तो हम बोलते हैं मैमल्स। ठीक है जी, मैमल्स का खून पीता है, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा हम सभी आते हैं। तो ध्यान रखना, उन सभी का खून पीता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाल खून जो होता है उसको दिखाई देता। तो लाल खून जो होता है उसकी पीठ पर दिखाई देता है, मच्छर की पीठ। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाएगा?
मैंगो कहलाएगा, मैगोट कहलाएगा, या प्यूपा कहलाएगा? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। तो क्या कहलाएगा? ये घरेलू मक्खी जो होती है इसको कहते हैं मैगोट। क्या बोलते हैं? घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है इसको कहते हैं मैगोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? सभी को पता है, बिच्छू डंक मार देता है, तो उसका जहर जो होगा किसमें होगा? किसमें होगा भाई साहब? डंक में ही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। बिच्छू का डंक कहाँ, बिच्छू का जो विष होता है, जहर जो होता है भाई साहब, वो कहाँ होता है? डंक में होता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देने का काम करेगा। हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी हेल्पफुल क्लास लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी है, जू है, खटमला, सैंड फ्लाई है। वैसे ये भी फैलाती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? सीसी मक्खी। कौन सा होगा? सीसी मक्खी होती है, निद्रा रोग फैलाने का काम करती है सीसी मक्खी जो होती है। ठीक है जी। अगला देखिए, ऑक्टोपस एक है, संधिपाद है, मृदुकवची है, हेमिकॉर्डा है, सूलचर्मी है। तो ध्यान रखना भाई साहब, ये क्या होता है? एक मृदुकवची है। क्या है? ऑक्टोपस जो होता है एक कैसा होता है? मृदुकवची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 55, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का है, इकाई नोडर्मेटा है, ऑर्थोपोडा है, या मत्स्य है? तो तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का है? जल्दी से बता दीजिए। ये क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा का होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें, तारा मछली जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मनुष्य के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, फीताकृमि, केंचुआ। मधुमक्खी से हमें क्या शहद मिलता है? देखिए, केंचुआ जो होता है किसान का दोस्त है, किसान का मित्र होता है। ठीक है जी, किसान का मित्र होता है। इसको किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी को फोका बना देता है। रेशम कीट से रेशम मिलता है, रेशम मिलेगा। ठीक है जी, रेशम कीट से रेशम मिलेगा। और दोस्तों मधुमक्खी से शहद मिलेगा। ये तो सही है भाई साहब, आपके लिए मानव के लिए उपयोगी है। परंतु फीताकृमि जो होता है ये भाई हानिकारक होता है, ये पशुओं के पेट में पड़ जाता है। ठीक है, ये एक एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार से फीताकृमि है जो आपके हानिकारक होता है, पशुओं के पेट को, आंत को खाने का काम करता है। पशुओं की आंत में भी चिपक जाता है फीताकृमि जो। चलिए, निम्नलिखित में से किसके कारण या किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो बकरी, सुअर, गाय, भेड़। लगाइए दिमाग भाई साहब। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो भाई साहब, बकरी का तो खाते हैं सभी मोस्टली, गाय का भी खा लेते हैं, भेड़ का भी। सुअर जो होता है, सुअर का मांस खाने से क्या हो जाता है भाई साहब? आपका क्या हो जाता है? फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। आंत में पैदा होने वाला एक फीताकृमि होता है। ये मोस्टली ज्यादातर मेरे साथ तो पशुओं को होता है, व्यक्ति को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 क्वेश्चन है, बड़ा शानदार। केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? तो भाई साहब, केंचुओं में आंखें कहाँ होती हैं? केंचुओं में तो आंखें नहीं होती ना। स्किन से क्या लेता है? सांस लेता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है कि कोई आंख नहीं होती, केंचुओं में कोई आंख नहीं होती है। केंचुआ जो होता है जिसको हम बोलते हैं शायद अर्थ वर्म, क्या बोलते हैं? अर्थ वर्म होता है केंचुआ। और ध्यान रखना, ये स्किन से सांस लेगा, स्किन से सांस लेगा। ठीक है जी, अर्थ वर्म नहीं लेता स्किन से सांस। इसका मतलब जोक जो होती है, जिसको हम जोक बोलते हैं, जोक लीच जो होती है, वो भी आपकी स्किन से सांस लेती है। मेंढक जो होता है ये भी किससे सांस लेता है? स्किन से सांस लेता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा को, ओबिलिया को, या ओरिलिया को? ध्यान रखना, स्टार फिश के नाम से, जो जेली फिश के नाम से जाना जाता है वो ओरिलिया को जाना जाता है। किसको लिया जाता है? ओरिलिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल, प्यूपा, मैगोट, या ये सभी? तो ध्यान रखना, मेंढक का जो लार्वा होता है दोस्तों उसको कहा जाता है टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। ठीक है जी भाई। तो ठीक है दोस्तों, लगभग हमने 80 या 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई साहब आपका एक मोटिवेशन कार्य हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। और जो हमें प्रत्येक दिन आप, जो आपका कार्य है मोटिवेशन देता है, तो भाई साहब अंगूठे का निशान दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।